Hey guys, welcomes you our educational platform. This is your buddy Om. Again welcomes you our channel Open Tutorial. आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए. सर पैकेजिंग ऑफ डीएनए की पैकेजिंग, सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, डीएनए को हमें पैक करना क्यों पड़ा, इसके पीछे हम लोग रीज़न देते हैं. हम जानते हैं कि एक कोशिका, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर रेंज का, और उसी न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि हमारा डीएनए रहता है, और डीएनए का जो साइज होता है वो 2.2 मीटर होता है. ठीक है सर, मान लिया वो एक लंबे थ्रेड के रूप में पड़ा होता है. 2.2 मीटर की कंपैरिजन में 10⁻⁻15 मीटर बहुत कम है. तो इतने छोटे से साइज में इतने लंबे डीएनए के थ्रेड को रखा कैसे जाए, इसके लिए जो हमारी बॉडी का एडेप्टेशन है, हमारी बॉडी ने एक एडेप्टेशन किया कि इस डीएनए को पैक कर लेते हैं. उसी डीएनए के पैक करने की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, आज हम अपने लेक्चर में सीखने वाले हैं. हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो नेचर में नेगेटिव चार्ज और एसिडिक होता है. तो सर डीएनए नेगेटिव हो गया और एसिडिक हो गया, तो इसको बाइंड करने के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा कि जो इसकी रिवर्स नेचर का हो. रिवर्स नेचर मतलब चार्ज में पॉजिटिव, नेचर में बेसिक. सर रिवर्स नेचर का क्यों लिया, रिवर्स नेचर का हम लोगों ने इसलिए ले लिया कि अगर सेम नेचर के हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अनबैलेंस हो जाएगा और डीएनए टूट सकता है. हमारी जो ये डिमांड है डीएनए को बाइंड करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करता है हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन नेचर में पॉजिटिव और बेसिक होता है. ठीक है सर, आगे बात समझ में. डीएनए पैकेजिंग को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करके बोलूं कि एक्चुअल में डीएनए पैकेजिंग होती क्या है, आप इसको समझ सकते हैं कि किसी रील पर, किसी चरखी पर एक लंबे धागे को लपेटना, एक रील पर बहुत लंबे धागे को लपेटना. यहाँ पर वो रील क्या है, वो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, और जो लंबा धागा क्या है, लंबा थ्रेड क्या है, वो हमारा डीएनए होता है. अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये नेचर में पॉजिटिव क्यों है और बेसिक क्यों है. इसके पीछे रीजन दिया जाता है कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो 2 एमिनो एसिड ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन. लाइसिन एंड जो आर्जिनिन एमिनो एसिड हैं वो मोर अमाउंट में इसको मिलकर बनाते हैं, जो कि नेचर में बेसिक होते हैं. इसीलिए हमारा हिस्टोन प्रोटीन नेचर में बेसिक होता है. और हमारे डीएनए के नेगेटिव चार्ज होने के पीछे हम लोगों ने पहले ही रीजन बता दिया था, PO4-3. ये -3 क्या करता है, इस डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट करवाता है. डीएनए पैकेजिंग में जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन है ये 2 टाइप से रोल प्ले करता है. कैसे प्ले करता है, पहला रोल प्ले करता है कोर हिस्टोन के रूप में, दूसरा रोल प्ले करता है एज ए लिंकर हिस्टोन. कोर हिस्टोन क्या, ये जो हम लोगों ने रेड सर्कल्स बना रखे हैं ये है हिस्टोन प्रोटीन. हम जानते हैं कि जो कोर हिस्टोन होता है वो H2A, H2B, H3 और H4 की 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. हमारा जो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई है ये H2A, H2B, H3 और H4 के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है. यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 8. तो इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोल देते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर. हिस्टोन ऑक्टोमर. सर हिस्टोन ऑक्टोमर किसको बोला, कि ये जो कोर हिस्टोन है H2A, H2B, H3 और H4 के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोल दिया हिस्टोन ऑक्टोमर. ठीक है सर. सर लिंकर हिस्टोन क्या, लिंकर हिस्टोन हम मानते हैं H1 यूनिट को. ये जो H1 हिस्टोन है ये क्या करती है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करती है. डीएनए पैकेजिंग की सबसे मेन स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम सर दिखने में कैसा होता है, ये किसको आपने न्यूक्लियोसोम बोल दिया. न्यूक्लियोसोम हम बोलते हैं कि जब हमारा ये जो थ्रेड लाइक डीएनए, हमारा ये जो थ्रेड लाइक डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टोमर पर लपेटा जाता है, तो इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम.
इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोल दिया। ठीक है सर, आगे बात समझ में। हिस्टोन ऑक्टोमर की ये 4 यूनिट और 4 यूनिट इसके पीछे टोटल हो गए 8 यूनिट, तो इसको बोल दिया हिस्टोन ऑक्टोमर। इस हिस्टोन ऑक्टोमर पर हम लोगों ने डीएनए रैप कर दिया, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसोम बोल दिया। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स काउंट होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स काउंट होंगे? 200 बेस पेयर्स। ये 200 बेस पेयर्स 146 प्लस का 54 ऐसे काउंट होते हैं। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। यानी कि ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर पर डीएनए लपेटा गया है, ये कैसे लपेटा गया है? इस डीएनए ने इस हिस्टोन ऑक्टोमर पर एक तो पूरा चक्कर निकाला, ये डीएनए पे एक पूरा चक्कर निकाल दिया। दूसरा ये चक्कर पूरा नहीं कर पाता, पहले ही हट जाता है, तो दूसरा चक्कर ये करता है 3/4 हिस्सा, यानी कि एक चक्कर प्लस का 3/4। एक चक्कर सर ये जा रहा है, पूरा निकाल लिया। दूसरा चक्कर निकालने के लिए पूरा कर ही रहा था, लेकिन बीच में से ही हट गया। कितना हट गया? 3/4 ही पूरा किया था, और बाकी का ये H1 से लिंकर से जुड़ गया। ये जो हम 1 प्लस का 3/4 बता देते हैं, जो हिस्टोन ऑक्टोमर पर लपेटा गया, इसने कितने बेस पेयर्स कवर कर लिए? 146 बेस पेयर कवर कर लिए। तो सर बचे हुए 54 बेस पेयर्स कहाँ चले गए? बचे हुए 54 बेस पेयर्स आ जाते हैं इस लिंकर डीएनए में। ये जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये डीएनए ब्लैक कलर से जो शो हो रहा है, ये है लिंकर डीएनए। ये जो लिंकर डीएनए है, इसमें हो देते हैं बेस पेयर्स 54 लिंकर डीएनए में। ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं कि सर न्यूक्लियोसोम आपने बता दिया, क्या इस न्यूक्लियोसोम में ये जो H1 यूनिट है, क्या ये काउंट होगी? H1 यूनिट क्या न्यूक्लियोसोम में पार्ट लेता है? बिल्कुल नहीं लेता, ये ध्यान रखना। जो H1 यूनिट है, हिस्टोन की H1 यूनिट, लिंकर यूनिट, वो क्या है? न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। सर ये H1 इसका पार्ट नहीं है, तो फिर हमारे 200 बेस पेयर्स कैसे होंगे? 146 तो मान लिया कि इस हिस्टोन ऑक्टोमर पे लपेटे गए। सर 54 तो ये लिंकर ही है। आपने मेरे वर्ड पे फोकस नहीं किया। मैंने यूनिट किसको नहीं माना? मैंने H1 जो प्रोटीन है, इसको यूनिट नहीं माना। ये जो हमारा लिंकर डीएनए है ना, लिंकर डीएनए, वो तो इसमें काउंट होगा। यानी कि 200 बेस पेयर्स न्यूक्लियोसोम में काउंट होंगे। ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब आगे क्या होता है कि ये जो एक न्यूक्लियोसोम है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाएंगे आगे। बहुत सारे कैसे? ये जो हमारा हिस्टोन ऑक्टोमर है, इस पे डीएनए लपेटा गया, क्योंकि हमारा डीएनए तो 2.2 मीटर लंबा है ना। ये जो आगे बहुत सारा लपेटा जाएगा, ये जो ऐसे न्यूक्लियोसोम है, आगे स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, तो आगे चलकर 6 न्यूक्लियोसोम दिखने में ऐसे लग जाते हैं। ये दिखने में स्ट्रक्चर सोलेनोइड दिखती है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सोलेनोइड। इसमें अप्रोक्स 6 न्यूक्लियोसोम काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना। कितने न्यूक्लियोसोम काउंट होंगे? 6 न्यूक्लियोसोम। यानी कि ये जो हमारे एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, 3 न्यूक्लियोसोम आगे जुड़ते जुड़ते एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और अप्रोक्स 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के एक सोलेनोइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है सर, आगे बात समझ में। ये जो 6 न्यूक्लियोसोम हम लोगों ने बता दिया सोलेनोइड बन गई। ये सोलेनोइड आगे जाकर के फोल्ड बनाती है। ये सोलेनोइड आगे चल करके क्या बना देती है? फोल्ड। तो इन फोल्ड्स को हम लोग बोल देते हैं स्केफोल्ड। इनको हम लोगों ने बोल दिया स्केफोल्ड। यहां तक हमें बात क्लियर, एक बार फिर से रिवीजन से ले लेंगे। कैसे? कि जो हमारे हिस्टोन ऑक्टोमर पर हम लोगों ने डीएनए लपेट दिया, फिर सोलेनोइड बन गई, फिर स्केफोल्ड बन गया। सर आपने तो स्केफोल्ड के बाद सीधा ही क्रोमोसोम बना दिया, क्या ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इसका सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखना कि हमारा ये डीएनए, सबसे पहले आता है डीएनए। ये डीएनए रैप होगा किसके ऊपर? हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर। तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बन गया। ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, अप्रोक्स 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? सोलेनोइड बना देंगे। ठीक है सर, सोलेनोइड बन गई। ये जो सोलेनोइड्स होती है आपस में और कॉम्पैक्ट होती जाती है, ये बना देती है क्रोमेटिन फाइबर।
क्रोमेटिन फाइबर बन गए। बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर आपस में जुड़ के बना देते हैं क्रोमेटिड, और दो क्रोमेटिड मिलकर आपस में क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि सबसे पहले ये डीएनए, सर डीएनए किसके ऊपर लपेटा गया? इस हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर लपेटा गया, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया। ये न्यूक्लियोसोम अप्रोक्स 6 आपस में कॉम्पैक्ट होंगे तो क्या बना देंगे? सोलेनोइड बना देंगे। ये बहुत सारे सोलेनोइड आपस में क्या कर लेंगे? कॉम्पैक्ट होंगे तो क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के क्या बनाता है? क्रोमेटिड बनाता है, और दो क्रोमेटिड मिलकर आपस में क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। हायर लेवल पर जब हम डीएनए की पैकेजिंग की बात करते हैं तो हायर लेवल पर हमें एक स्पेशल प्रोटीन काउंट में आता है, उसका नाम होता है एनएचसी। एनएचसी का फुल फॉर्म होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जब एनएचसी काम में आएगा ना तो हायर लेवल पर डीएनए की पैकेजिंग होगी। जब हायर लेवल पर डीएनए की पैकेजिंग देखते हैं ना तो हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम बनता है ना उस क्रोमोसोम में दो पार्ट्स बन जाते हैं, जिसमें से एक पार्ट तो होता है डार्क कलर का जिसको हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है, एक होता है लाइट कलर का पार्ट जो कि वाइट कलर से शो है। सर ये रेड और वाइट ये समझ में नहीं आया। ये जो हम लोगों ने रेड कलर से मार्क किया है, ये है हेटेरोक्रोमेटिन, ये है हेटेरोक्रोमेटिन, और जो व्हाइट कलर से जो सीधा बना पड़ा है ये है यूक्रोमेटिन, ये है यूक्रोमेटिन। सर बात समझ में आ गई। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जब पैकेजिंग करता है तब यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमोसोम में दो पार्ट बन जाते हैं। सर फर्क क्या है हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में? जो हेटेरोक्रोमेटिन है ना वो क्या है? डार्क कलर का है। ये जो डार्क कलर में शो हो रहा है ना वो हेटेरोक्रोमेटिन है। ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। और उसी दूसरी साइड जो हम लोगों ने यूक्रोमेटिन बनाया है जो व्हाइट कलर में शो हो रहा है ये लाइट कलर का और जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में मेन डिफरेंस बता देते हैं। अब हम आपको डीएनए की 2.2 मीटर लेंथ होने का एविडेंस दे देते हैं। कैसे? कि मान लिया कि ये डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी चेन, इनके बीच में ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स। अगर हम इसको एक सीडी मान लें और हमें सीडी की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, टोटल बेस पेयर्स कितने हैं मल्टीप्लाई इन दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। सो वी नो दैट कि जो एक ह्यूमन की एन सेल होती है उसमें 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। सो 2n सेल में कितने हो गए? 6.6 × 10⁻⁹। और दो बेस पेयर्स के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। हम लोगों ने 3.4 एंगस्ट्रॉम बताई थी, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये कैंसिल हुआ और इसको अप्रोक्सली हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.2 मीटर। तो हम लोगों ने सीडी को माना था तो सीडी की लंबाई कितनी आ गई? डीएनए की लंबाई कितनी आ गई? 2.2 मीटर। अब हम फटाफट से अपने पैकेजिंग ऑफ डीएनए को रिवाइज करते हैं। फटाफट सुनना, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है वो एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमेशा न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर रेंज का, और जो डीएनए है उसकी रेंज होती है 2.2 मीटर। सर 2.2 मीटर लंबा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आ नहीं सकता, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ेगी। पैकेजिंग करते कैसे हैं? डीएनए नेगेटिव चार्ज एसिडिक है तो हमें जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव चार्ज और बेसिक। ये जो डिमांड है वो हमारा हिस्टोन प्रोटीन पूरी करता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करता है? दो रोल प्ले करता है। पहला रोल प्ले करता है कोर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन। कोर हिस्टोन ये रहा, लिंकर हिस्टोन ये रहा। कोर हिस्टोन में H2A, H2B, H3, H4
1 2 3 4 ये 4 होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स काउंट होंगे, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। लिंकर हिस्टोन सर H1 रहा। डीएनए पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हम लोगों ने बताई थी न्यूक्लियोसोम। जब हिस्टोन ऑक्टोमर पर जो डीएनए लपेटा जाता है तो इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को बता देते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। कितने बेस पेयर्स काउंट होंगे? 200 बेस पेयर्स काउंट होंगे। 146 प्लस का 54, 146 एक चक्कर डीएनए पूरा निकाला, फिर 3/4 146 काउंट हो गए। 54 कहाँ पे है सर? ये जो लिंकर डीएनए है ये 54 बेस पेयर्स का है। ठीक है सर, आगे बात समझ में। देन हम लोग बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के सोलिनोइड बना देते हैं। अप्रोक्स 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर सोलिनोइड बना दिया। ये सोलिनोइड आगे जाके स्कैफोल्ड बना दिया, फिर आगे क्रोमेटिन फाइबर बन गया, क्रोमेटिड बन गया और लास्ट में जाके क्रोमोसोम बन गया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलियोड इनका एक्सपेरिमेंट, हर्षी-चेज का एक्सपेरिमेंट, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।